मेरे बहुत ही प्यारे जुझारू किसान दोस्त ते मेरिया सत्कारयोग भैणां ते सब तो वध सत्कार दे योग शुभकरण दे परिवार दे मैंबर, उन्हां दे दादी जी, उन्हां दे पिता जी, उन्हां दी चाची, उन्हां दी नाल दी जमी सकी भैन, सारियां नूं हाथ जोड़ के बेनती है जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो आज आप हरियाणा के सभी भाइयों ने यहाँ पे शहीद शुभकरण को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया, सबसे पहले तो मैं आप हरियाणा वासियों का इसके लिए तहे दिल से परिवार की ओर से और हमारे दोनों मोर्चों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस शहीद को याद किया है, याद रखा है और आप उस हालात में घरों से बाहर निकले हो जब पूरे के पूरे हरियाणा को सरकार ने एक तरह हरियाणा के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल बनाकर रखा हो और आप बाहर निकले हो। लेकिन मैं एक बात हमारी सरकार से ये जरूर पूछना चाहता हूं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर जाते हैं तो अक्सर ये बात कहा करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहकर पेश करते हैं। वहां पे क्या लोकतंत्र ऐसा होता है? क्या लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि देश के लोगों को उस समय अपनी राजधानी के अंदर ना आने दिया जाए जब लोग उसी ही सरकार को उन्हीं के किए हुए वायदे याद दिलवाने के लिए आ रहे हों और उस समय लोगों को इस तरीके से रोका जाए? पहली बार हुआ है दोस्तों, 40 साल हो गए हमें ऐसा आंदोलन करते हुए, लेकिन पहली बार ये देखा है कि सीमेंट बजरी से ऐसी बैरिकेडिंग की गई हो। पहली बार हुआ है कि लोगों के ऊपर इतने खतरनाक हथियार चलाए गए हों, लोगों के ऊपर इतनी हैवी शेलिंग की गई हो, वो पहली बार हुआ है। जब हम हॉस्पिटल में गए, हमारे शुभकरण का जिस दिन शहादत हुई है तो वहां डॉक्टरों के साथ बातचीत हुई तो डॉक्टरों ने जो कहा, एक बड़े समझदार मेडिकल अफसर ने ये बात बताई कि ये जो आज आप लोगों के ऊपर अथरू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये तो 1993 में पूरे वर्ल्ड के अंदर बैन हो चुके हैं और ये अपने देश के लोगों के ऊपर चलाने की तो बात छोड़ो, ये किसी अपने दुश्मन मुल्क के लोगों के ऊपर भी नहीं चला सकते। और यहाँ पे ये हुआ, लोकतंत्र ये लोकतंत्र है। आपने लोगों के ऊपर मोर्टार चलाया, हम ये कहा, हमारी तरफ से ये कहा गया कि हमारे मुख्यमंत्री वहां पे बैठक में जरूर आए, उनको भी बुलाया, इनके मंत्री आए, उनके सामने वो मोर्टार रखा गया कि भाई ये किस पर्पज के लिए है। वो इस पर्पज के लिए चलाया जाता है कि अगर कहीं पे भी कोई दरवाजा तोड़ना होता है तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कौन सा दरवाजा तोड़ने की बात थी जो लोगों के ऊपर चलाया गया?
कितने लोग जख्मी हुए, सीधे ही फायरिंग की गई लोगों के ऊपर। 400 से अधिक हमारे किसान, हमारे नौजवान जख्मी किए गए। और क्या ये लोकतंत्र है? इसी लोकतंत्र की बात कर रहे हो प्रधानमंत्री जी आप? किस लोकतंत्र की बात करते हो कि लोगों को अपनी बात रखनी चाहते हैं, लोग बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी आवाज दुनिया के सामने ले जानी चाहते हैं, आप उनको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। ये लोकतंत्र है? ये कौन सा लोकतंत्र है? आप लोगों ने झूठे मुकदमे बनाए हमारे किसानों के ऊपर। उस बात का पूरा मीडिया अगवाह है, हर जगह से उसकी गवाही मिलती है कि किसी एक भी किसान ने कहीं पे कहीं के ऊपर कोई प्रहार नहीं किया, कोई हमला नहीं किया। लेकिन आप हमारे किसानों के ऊपर 307 जैसे मुकदमे लगाकर उनको जेल में बंद करने का काम कर रहे हो। तब से 13 तारीख से लेकर हमारे युवा, आप हरियाणा के युवा और हमारे पंजाब के भी कुछ नौजवान जेल में बंद कर रखे हैं। 3 की तो मुझे पता चला कि कल उनकी बेचारों की जमानत हुई है। लेकिन एक बात जरूर है कि मोदी जी, आप भले जितना मर्जी जोर लगाओ, तान लगाओ, जितना लगा सकते हो, लेकिन लोगों की आवाज बंद नहीं की जा सकती। ये आंदोलन, जो आज आंदोलन हो रहा है, आपने देखा पिछली बार भी आंदोलन हुआ था। जब वो आंदोलन हो रहा था, यूपी के अंदर जब कोई कॉल दी जाती थी, वो उतनी प्रभावी ढंग से नहीं होती थी। इस बार यूपी भी उबल रहा है। यूपी के अंदर भी रेल रुकी है। यूपी के लोग, जब आपने कहा कि दिल्ली की तरफ हम पैदल आएंगे, यूपी के लोग दिल्ली की तरफ पैदल चले। उनको लोगों को वहीं का वहीं डिटेन किया गया, दिल्ली नहीं आने दिया। और इनका वो भी पर्दाफाश हुआ, जो ये मीडिया के सामने रोज ये बात कहते थे कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़िए, आप पैदल आ जाइए। 6 तारीख को हमारे साथी पैदल आना चाहते थे, आपने उस समय उनको पैदल भी नहीं आने दिया। तो ये कौन सा आपका लोकतंत्र है भाई? कौन सी आपकी बात है जो आप कहते हो मीडिया के सामने और बाद में उससे भी पलट जाते हो? ये तरीका सरकार का जो हमें सब लोगों को दिख रहा है, ये लोकतंत्र वाला नहीं है, ये डिक्टेटरशिप वाला उनका रवैया है। मैं सभी देश के लोगों को निवेदन करना चाहता हूं यहाँ से, आज के मंच से, कि देखिए, पूरे देश का एक उलंबा था जब दिल्ली का आंदोलन सस्पेंड किया जा रहा था। वो एक उलंबा था, ये कहा था कि आपने एमएसपी की मांग को दूरी छोड़कर चले गए हो पंजाब वालों, आपने अच्छा नहीं किया। लेकिन आज मुड़ दोबारा मैं पूरे देश को निवेदन करता हूं कि भाइयों, निकलो मैदान में। आज वही आंदोलन फिर से पूरे पंजाब के, हरियाणा के लोगों ने फिर से खड़ा कर दिया। हमारे ऐसे ऐसे नौजवान शहादतें दे रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति देकर आपकी मांग को लेने के लिए, लड़ाई को लड़ने के लिए आपके दरवाजे पे ये लड़का आया। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैदान में उतरे। क्या करेगी सरकार? आपको जेल छोपे में बंद कर सकती है, आपके ऊपर लठ बरसा सकती है, लेकिन आपके ऊपर और कुछ नहीं कर सकती। जितने लोग जेल में जाएंगे उतना आंदोलन होगा। मैं ये बात कही है बहुत बार, मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से ये बात कही है कि सरकार मत सोचे कि हरियाणा के अंदर आंदोलन नहीं है। हरियाणा को अगर आप उनके घरों के अंदर बंद करके बैठे हो, वो घरों के में बैठे ही आंदोलन हो रहा है, उनका भी आंदोलन चल रहा है। अगर आप जेल में जाओगे
होंगे तब भी आपका आंदोलन होगा। लेकिन मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन आप सभी भाइयों को कि भाइयों, पिछले आंदोलन में ऐसे ही हालात बने थे, बिल्कुल ऐसे ही, जब हमारे स्टेज के ऊपर हमले किए जा रहे थे, पत्थर बरसाए जा रहे थे, और आप हरियाणा की खापों ने आगे आकर, हरियाणा के किसानों ने आगे आकर ये बात कही थी, ये कहा था कि अगर अब पंजाब वाले भाइयों के ऊपर आगे से कोई पत्थर आएगा उसका मुकाबला हरियाणा करेगा। और जब आपने ये कहा, आगे से पत्थर आने की हिम्मत नहीं हो पाई थी भाइयों। और हमारा ये निवेदन, हमने बहुत बार ये बात कही है कि उस दिन हरियाणा ने उस आंदोलन को जिस तरीके से संभालते हुए सच में छोटे भाई की जिम्मेदारी निभाई है, आज भी दोबारा वही जरूरत है दोस्तों। और फिर जरूरत है कि हम इस मैदान में आए। ये लड़ाई हमारी सबकी है, एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे लड़ना है। जिस तरीके से ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी की सरकार वाले जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी बहुत सोचने और समझने की बात है दोस्तों। कहीं पे रति पर भी अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आंदोलन हार जाएगा। आपने बड़ी समझदारी से काम लेना होगा। क्या कहा पिछले दिनों उन्होंने ये कहा कि ये जो सरहदों पे बैठे हैं, बॉर्डरों पे बैठे हैं, खनौरी और शंभू बॉर्डर पे बैठे लोग हैं जो ये अराजकता फैलाएंगे, ये अलगाववादी हैं। मैंने उस दिन प्रेस के माध्यम से भी हमने पूछा था, और ये हमें ये पूछना चाहिए इनसे कि भाई याद कीजिए वो दिन जब गलवान घाटी में हमला हुआ था, दिल्ली से बयान आया था। क्या बयान आया था कि आज वहां पे सिख रेजिमेंट का और जाट रेजिमेंट की जरूरत है। ये आपका बयान आया था। जब सिख रेजिमेंट और ये जाट रेजिमेंट वहां पे गई थी, उसके बाद हमारे नौजवानों की, हमारे बच्चों की लाशें तिरंगों में लिपट कर तो आ गई, लेकिन 1 इंच का एरिया भी चाइना के अंदर नहीं आने दिया हमारे लोगों ने। तब तो भाई जाट और सिख आपको याद आ रहे थे, लेकिन अब अगर जाट और सिख अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, अपने हकों की बात कर रहे हैं, तो आपको ये अलगाववादी नजर आ रहे हैं। ये कौन सा तरीका, कौन सा फार्मूला है आपका, कौन सा चश्मा जिससे आप लोगों को कभी किसी तरीके से देखते हो, कभी किसी तरीके से देखते हो। लेकिन मैं ये भी, मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने ये तो बात क्लियर कर दी कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इन्हीं लोगों ने लड़ी है। यही जट और जाट, किसान, पंजाबी, सिख, इन्हीं लोगों ने वो लड़ाई लड़ी। उसमें 92% कुर्बानियां दी। भाई उस समय तो किसी ने नहीं कहा कि केवल इन्हीं लोगों को आजादी दे दो, हम तो नहीं आजादी लेंगे। तब तो पूरे देश को आजादी की जरूरत थी। इनका डीएनए है। ये नहीं ये कहते कि उनकी बात है, हम नहीं पीछे, हम पीछे रहेंगे। ये जो पंजाब और हरियाणा का डीएनए है, ये स्पष्ट है कि हम अगर लड़ाई लड़ेंगे तो पूरे देश के लोगों की लड़ेंगे। लड़ रहे हैं, पूरे देश को आज इस मैदान में उतरने की जरूरत है मेरे दोस्तों। जिस तिरंगे में हमारे युवा लिपट कर आते रहे, और वही तिरंगा, ये जो बात कर रहे हैं, ये जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, इनको पूछो कि भाई आपके ऑफिस के ऊपर, आपके दफ्तर के ऊपर लगभग 50 वर्ष तक ये तिरंगा क्यों नहीं झूला भाई? अरे वो लोग हमारे लिए ये बात करें कि ये लोग अलगाववादी हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी,
लोग वहां से मुआवजा मांग कर आ रहे थे, वो देश के लोगों को और उन लोगों को जिन्होंने 92% शहादतें दी है इस देश के लिए, वो अच्छी तरह जानते हैं देश को बचाना कैसे है। जैसे मेरे से पहले एक भाई ने बात कही कि तकलीफ इस बात से है कि वो देश को तोड़कर आपस में लड़ाकर राजनीति करने वाले लोग और आप देश को एकजुट करके रखने वाले लोग हो, इसीलिए आपसे तकलीफ है मेरे दोस्तों। सो हमारी जो लड़ाई है, ये जो शुभ कर्ण है, ये केवल किसानों का शहीद नहीं है। हमारी मांग है कि इंडिया WTO से बाहर आए। जब WTO की बात होती थी बैठकों के अंदर, सरकार तड़पती थी कि आप केवल WTO की बात मत करो, छोड़ो इस बात को। लेकिन मेरे दोस्तों, आपके आंदोलन का प्रेशर, आंदोलन का दबाव इतना बढ़ चुका है सरकार के ऊपर कि WTO की बैठक के अंदर सरकार को ये बात कहनी पड़ी कि पीस क्लॉज को रेगुलर किया जाए, हमेशा के लिए रेगुलर किया जाए। ये बात आपके आंदोलन ने कहलवाई है। और इसलिए अगर WTO से भारत के बाहर आने की बात आती है तो अगर मामला सभी लोगों का बन जाता है, तब बात हर व्यापारी की बन जाती है, तब बात हर वर्ग के लोगों की बन जाती है। नहीं तो मेरे दोस्तों, हर एक का अदारा व्यापारी, हर एक का व्यापारीकरण होगा, हर एक अदारे का प्राइवेटाइजेशन बलवद्र है। वही रास्ते पे हमारी सरकार चल रही है और हमारे इस नौजवान ने शहादत पूरे देश के लिए दी है, केवल किसानों के लिए नहीं दी। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये लड़ाई पूरे देश की है, सभी लोगों की है। सरकार के ऊपर आपका प्रेशर कितना बड़ा, आपको मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया। हरियाणा के अंदर कौन कहता था कि कर्ज माफी की बात करेगी सरकार, लेकिन आपका जो ब्याज माफी की बात आई वो इस आंदोलन के प्रेशर से आई। जो गन्ने का भाव बढ़ाने की बात आई, आंदोलन भी हुए थे, बड़े आंदोलन हुए थे, लेकिन गन्ने का एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं बढ़ाया रेट। लेकिन आपके इस आंदोलन ने 25 रुपए गन्ने का रेट बढ़ा कर दिया लोगों को, पूरे देश के किसान को। सरकार के ऊपर आपका दबाव बढ़ा था। सरकार को ये कहना पड़ा कि जूट और नरमे के किसान हैं जो, अगर उनका जूट और नरमे की खरीद सरकार नहीं करेगी और सॉरी प्राइवेट नहीं करेंगे, व्यापारी नहीं करेंगे, तो सरकार खरीदेगी। ये आपके आंदोलन ने कहलवाया उनके मुंह से। आपके आंदोलन ने यह भी कहलवाया कि हम आपको 5 फसलों की MSP देने के लिए तैयार हैं। और आपके आंदोलन ने यहाँ तक बात लेकर गया, आपका आंदोलन, जो बहुत सारे लोग अब इस आंदोलन को ये कह रहे हैं कि आंदोलन एडवांस शुरू हो गया, जल्दी कर लिए आंदोलन वालों ने, आंदोलन करने वालों ने। नहीं भाइयों, अब तो समय नहीं था। अब और समय कहा था हमारे पास, मसा तो हम ये टाइम लेकर आए हैं। आज हमारी डिमांड थी कि लखीमपुर के सभी पीड़ितों को इंसाफ मिले, जख्मियों को इंसाफ मिले। सरकार को मनवाया दोस्तों, मीटिंग के अंदर सरकार मानी कि जितने आपके जख्मी हैं सभी 13 के 13 घायलों को हम 10-10 लाख जो वायदा किया वो देने के लिए तैयार हैं। सरकार ने यह भी मान लिया कि जितने वहां शहीद हुए हैं उनके परिवार के एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने के लिए भी तैयार है। सरकार ने यह भी मान लिया कि आपके ऊपर जितने मुकदमे लगे हैं सब मुकदमे वापस ले रहे हैं। ये भी माना सरकार ने। और सरकार ने यह भी माना कि आपकी जो पोल्यूशन का एक्ट के अंदर किसानों को सजा दी जाती है, एग्रीकल्चर को पोल्यूशन एक्ट से बाहर निकालते हैं, ये भी माना। इससे आगे ये भी माना, लेकिन हमारी ये थी कि जो आपने बिजली शोध बिल लेकर आए हो उसी को वापस लो। लेकिन उन्होंने ये माना उन लोगों ने कि आपका जो बिजली शोध बिल है उससे हम
आपकी एग्रीकल्चर को, आपकी किसानी को बाहर निकाल देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, आंदोलन का प्रेशर बहुत था, अब भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, देखिए आप उसकी शुभकर्ण की दादी की तरफ देखें, शुभकर्ण के फादर की तरफ देखें, उसकी बहन की तरफ देखें। आज जिम्मेदारी बनती है, अगर हम सच में शुभकर्ण को श्रद्धा अर्पित करना चाहते हैं, सच में श्रद्धांजलि देने की बात करते हैं, तो हमारी सबके ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि ये आंदोलन जीतना है। वो जीतने के लिए, आपको एमएसपी दिलाने के लिए वो कुर्बानी देकर गया है, आपकी ऋण मुक्ति के लिए वो कुर्बानी देकर गया है, आपकी डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए वो कुर्बानी देकर गया है, आपकी भूमि अधिग्रहण करने की जो पॉलिसी है उसके लिए वो कुर्बानी देकर गया है। तो आपकी जमीन बचाने के लिए कुर्बानी दी है। अगर आप ये चाहते हो तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे शहीद की लड़ाई को आगे तोड़ें, जीतना है, भले कितना मर्जी समा हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग अब ये भी बातें करते हैं कि भाई अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, अब क्या जरूरत है बैठने की, अब क्या मिलेगा। और मेरे भाइयों, अब जो मिल रहा है वो कभी नहीं मिला आपको, जो अब आपको मिल रहा है वो आज तक कभी नहीं मिला। आप जब भी चुनाव का समय आता है, आप सभी घरों पे होते हो, आप इंतजार करते हो कि इनका कांग्रेस वालों का हम चोन मैनिफेस्टो लेकर पढ़ते हैं, उसमें कहीं पे किसान की बात आई है? नहीं आई भाई। अच्छा, भाजपा वालों का चोन मैनिफेस्टो आ गया, वो पढ़ते हैं, इसमें भी कोई किसान की बात नहीं आई। लेकिन आज आपका आंदोलन सभी के लिए मजबूरी बना हुआ है, सभी के गले की फांस बना हुआ है। दोस्तों, सभी को आपकी बात करनी पड़ेगी। पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है कि किसान इस आंदोलन के दौरान, इस आंदोलन की वजह से इस चुनाव के समय एजेंडे पे किसान रहेगा, नहीं था दोस्तों कभी किसान एजेंडे पे आए नहीं। हमारी यही लड़ाई रही है कि पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे पे किसान नहीं है। हमारी यही एक इतराज रहा कि हमारा किसान इनके एजेंडे पे ना होकर इनके एजेंडे पे तो कारपोरेट है। लेकिन आज सबके चोन मैनिफेस्टो में आप आओगे, आपकी डिमांडें आएगी और उसके ऊपर फिर चर्चा होगी, टीवी चैनलों के ऊपर आपकी चर्चा होगी। ये इसी कारण हो रहा है, शुभकर्ण की शहादत के कारण। शुभकर्ण ने इतना काम किया दोस्तों कि जो आंदोलन के दौरान हम, हो सकता है दिल्ली के पिछले आंदोलन के दौरान आप ऐसा हालात नहीं पैदा कर सके थे सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जो आज कर दिया इस शुभकर्ण की शहादत ने। सो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबको हाथ जोड़ के फिर से हरियाणा के एक एक भाई को, एक एक गांव को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरे भाइयों, आप कृपा करके आंदोलन को उसी तरीके से फिर उसी तरीके से संभालने का काम कीजिए। आइए वहां पे हर एक गांव की तरफ से, हर एक गांव की तरफ से वहां झोपड़ी बननी चाहिए। देखेंगे ये जो लोग हमें कह रहे हैं कि ये अलगाववादी है, ये खालिस्तानी है, अगर आपकी झोपड़ियां वहां पे बन जाएंगी, अगर आपका वहां पे हुक्का घूमना शुरू हो जाएगा, फिर ये बात हमें कह नहीं पाएगी। बोलिए, तैयार हो इस बात के लिए, झोपड़ियां बनाने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भाइयों का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।